जय भीम दोस्तों। ग्वालियर हाईकोर्ट में चल रहे सबसे बड़े विवाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर कुछ गिरे हुए विचारधारा के कुछ मुट्ठी भर मनुवादी वकीलों द्वारा विरोध किया जा रहा है और बाबा साहेब की प्रतिमा को लगने से रोक रहे हैं। जिन्होंने भारत को संविधान और समता, समानता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया, शायद उन लोगों को यह नहीं पता है, जब भी बाबा साहब पर कोई सम्मान की बात आई है, तब तब अंबेडकरवादियों ने संविधान के दायरे में रहकर उन मनुवादियों को सबक सिखाया। हम बाबा साहब के संविधान का सम्मान करते हैं, वरना पता नहीं मनुवादियों को कब का इनकी औकात का पता चल गया होता है। जिस इंसान ने इस देश को एक नई दिशा थी, आज उसी के सम्मान के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का अपमान होते देख पूरे देश में तूफान आ जाता है और देश भी अंबेडकरवादियों का साथ देता है, तो क्या अब बाबा साहब की हस्ती को इन मनुवादी विचारधारा के लोग के मिटा पाएंगे? बाबा साहब यह जानते थे, इसीलिए मनवादियों के लिए जाते जाते एक चिंगारी बन के गए हैं और यह चिंगारी कभी नहीं बुझने वाली है। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित नहीं हो जाती। डॉक्टर आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित तो होगी, चाहे शांति से या फिर क्रांति से, लेकिन होगी जरूर। बाबा साहब सिर्फ एक समुदाय के मसीहा नहीं थे, वह सभी समुदाय के मसीहा थे। वह सभी शोषित, पीड़ित नारी के मुक्तिदाता थे। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद पर देश की राष्ट्रपति महामहिम यशस्वी द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए बयान की चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए बयान को प्रस्तुत करने से पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष के बारे में जान लेते हैं। यह कहानी है भारत के संविधान निर्माता, विश्वरत्न सामाजिक क्रांति के प्रणेता, शोषित, पीड़ित, वंचितों के मुक्तिदाता, नारी के उद्धारक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष की कहानी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्य, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों, दलितों के प्रति होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 मध्य प्रदेश महू में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही जातिगत भेदभाव, छुआछूत एवं ऊंच नीच का सामना किया। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए नल या पानी की मटकी छूने की इजाजत भी नहीं थी। इस जातिगत भेदभाव ने बाबा साहब को अंदर से झकझोर दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि अब हमारे अलावा कोई भी दलित समाज यह अपमान नहीं सहेगा, और उन्होंने शिक्षा को ही अपना हथियार बना लिया। जो मनुवादी विचारधारा के लोग बाबा साहब को छूने से घिनाती थी, आज वही मनुवादी विचारधारा के लोग बाबा साहब की प्रतिमा से भी डरते हैं। आधुनिक भारत के महानतम समाज सुधारक और सच्चे महानायक, लेकिन भारतीय जातिवादी मानसिकता से सदा ही इस महापुरुष की उपेक्षा ही की गई। बड़े ही दुर्भाग्य की बात रही है कि भारत में हमेशा से ही एक विशेष व उच्च वर्ग के नेता और उनके कार्यों को स्कूल कॉलेजों की बहुत सी किताबों में और अन्य माध्यम से जगह मिली और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया जाता रहा। मगर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे महान महापुरुष लोगों के महान कार्यों को चित्रित करना किसी को नहीं सिखाया गया। अंबेडकर भारतीय कानून के पिता। बिल्कुल सच है, ऐसे महान व्यक्ति के बारे में कुछ भी लिखने या प्रकाशित करते समय भारतीय जातिवादी मीडिया की कलम से स्याही सूख जाती है। आम्बेडकर ने सच ही कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त कीं तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित की। उन्होंने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकारों की तथा सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वह भारत के सबसे बड़े एवं प्रतिभाशाली वकील थे। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल है। आम्बेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे और उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के लिए पुनः प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं तो उनसे दूरी बना ली। 1918 में ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। इसके अलावा डॉ. भीमराव अंबेडकर केवल जाति सुधारक ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ ब्यूरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर आम्बेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान आम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकालीं। क्यों? बाबा साहब से आज भी लोग नफरत करते हैं। उन्होंने सभी समुदाय के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। क्यों बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं? बाबा साहब की मूर्ति को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में विवाद चल रहा है, जहां बाबा साहब की मूर्ति को लेकर कुछ लोग उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक मूर्ति की नहीं, बल्कि उस विचारधारा की है जो आज भी समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में चल रहे उस विवाद की, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह विवाद शुरू हुआ 19 फरवरी 2025 को, जो कुछ अंबेडकरवादी वकीलों ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई थी कि ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने इस ज्ञापन पर अनुमति भी दे दी थी। मूर्ति के लिए सारे इंतजामात तैयार थे, मूर्ति लगाने के लिए चबूतरा भी तैयार हो गया। लेकिन क्या था, कुछ मनुवादी विचारधारा के वकीलों को बाबा साहब की मूर्ति से जलन होने लगी और उन जातंकवादी वकीलों ने मूर्ति के विरोध में उतर आए। यह लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट परिसर में मूर्ति लगाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी है, तो फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती? यह विरोध केवल एक मूर्ति का ही नहीं, बल्कि उस विचारधारा है जिसने बाबा साहब को चुनौती दी। यह विरोध उस समाज है
जिसके लिए बाबा साहब ने कुर्बानी दी। इस मामले में भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद साहब आगे आए और उन्होंने कहा कि बाबा साहब की मूर्ति तो लगेगी, इसके लिए चाहे जितना भी हमें संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। इसके बाद तनाव तब बढ़ गया जब 17 मई 2025 को भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं को मनुवादी वकीलों द्वारा पिटा गया और वहां खड़ी पुलिस प्रशासन के लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। यह सिर्फ सवाल एक मूर्ति का नहीं है दोस्तों, यह सवाल है बाबा साहब के सम्मान का, यह सवाल है बाबा साहब के संविधान के सम्मान का, और यह सवाल है उस समाज के सम्मान का जिसको हजारों सालों से दबाया गया। आखिर क्यों कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग आज भी बाबा साहब की मूर्ति से नफरत हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मनुवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव को जकड़े रखना चाहती है। यह वह सोच है जो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही नीच होते हैं। बाबा साहब ने इस मनुवादी विचारधारा को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जाति कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है, यह मानव निर्मित है और इसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन आज भी कुछ लोग इसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति का विरोध करने वाले कुछ वकील कहते हैं कि यह न्यायपालिका के गरिमा के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बाबा साहब की मूर्ति को लगाना अपमान है या फिर उनका विरोध करना संविधान का अपमान है? बाबा साहब वह शख्सियत है जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा, जिससे हमारा देश चलता है, और कुछ मुट्ठी भर लोग आज उन्हीं के खिलाफ हैं। उनकी प्रतिमा सिर्फ एक प्रतिमा ही नहीं, बल्कि समानता, न्याय और स्वाभिमान का प्रतीक है। कुछ लोग बाबा साहब की प्रतिमा से आज भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने इनके पाखंड की पोल खोली, हजारों सालों से हो रहे दलित समाज पर शोषण के विरुद्ध लड़ना सिखाया, और उन्होंने बताया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हर व्यक्ति अपने हक व अधिकार को हासिल कर सकता है। बाबा साहब का सपना था ऐसा भारत जहां कोई जात पात, उच्च नीच का भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार व समान अधिकार मिले। लेकिन क्या उनका सपना पूरा हुआ? आंशिक रूप से हां, लेकिन ग्वालियर जैसे विवाद हमें यह बताते हैं कि अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी। बाबा साहब का कहना था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यह उनके मूल मंत्र थे, और यही वह सफलता का रास्ता है जिसे हमें अपनाना है। ग्वालियर हाई कोर्ट में जो हो रहा है, यह सिर्फ एक मूर्ति का विरोध नहीं है, यह वह मानसिकता का विरोध है जो बाबा साहब ने अपने जीवन भर लड़ी। बार एसोसिएशन के कुछ मनुवादी वकील कहते हैं कि मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन कुछ अंबेडकरवादी वकील जैसे विश्वजीत रथुनिया और धर्मेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने अनुमति दी थी। इसके लिए वकीलों और आम लोगों द्वारा चंदा दिया गया था। फिर इन लोगों को बाबा साहब की मूर्ति से विरोध किस लिए? 10 मई 2025 को विरोध करने वाले वकीलों ने मूर्ति लगाने वाले चबूतरे पर तिरंगा फहराया और कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के आगे कोई बड़ी मूर्ति नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाबा साहब की मूर्ति के आगे तिरंगे का अपमान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया अशोक स्तंभ, जो शेर के रूप में जाना जाता है, तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में धम्म का पहिया, चक्र, जो दोनों सारनाथ में एक अशोक स्तंभ के रूप है, इनका श्रेय भी बाबा साहब अंबेडकर को ही दिया जाता है। फिर तिरंगे का अपमान कैसे हुआ? बाबा साहब ने संविधान को लिखा और अब दलित समाज अपना हक चाहता है। वहीं दूसरी ओर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। 18 मई 2025 को चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर चल रहा आंदोलन अब रुकेगा नहीं। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने फूलबाग से कलेक्ट्रेट तक भारी प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने एडीएम को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि बाबा साहब की मूर्ति को सम्मान सहित स्थापित करने दिया जाए। इन नेताओं ने न सिर्फ आवाज उठाई,
बल्कि सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। अब सवाल यह है कि बहुजन नेता मजबूती से बाबा साहब के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, तो अन्य पार्टियां क्यों चुप हैं मित्रों? यह कोई नई बात नहीं है। कुछ राजनीतिक पार्टियों को बाबा साहब सिर्फ चुनावों के समय याद आते हैं। लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव के समय कुछ राजनीतिक पार्टियां बाबा साहेब के विचारों को याद करती हैं और वो लोग बाबा साहब के आदर्शवादी बन जाते हैं। फिर चाहे वो समाजवादी हो या कांग्रेस या भाजपा हो, यह तीनों राजनीतिक पार्टियां दलित और बहुजन समाज का वोट पाने के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करती हैं। इस समय चल रहे ग्वालियर जैसे वास्तविक मुद्दे की बात आती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? उदाहरण के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के उम्मीदवारों की जड़ें बहुजन समाज से जुड़ी थीं। सपा के लालजी वर्मा ने यह दावा किया कि बहुजन समाज का 80% वोट उन्हें मिलेगा, लेकिन ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है तो सपा के तरफ से इसका समर्थन क्यों नहीं हो रहा है और यह लोग क्यों चुप हैं? इसी तरह भाजपा नेता अर्जुन कुमार मेघवाल ने अखिलेश यादव पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया, जब सपा ने एक पोस्टर में अखिलेश यादव और बाबा साहब के चेहरे को जोड़ा। लेकिन ग्वालियर में जब बाबा साहब का अपमान हो रहा है तो अब भाजपा क्यों नहीं बोल रही है कि बाबा साहब का अपमान हो रहा है? अब भाजपा चुप क्यों है? अब यह साफ है कि इन पार्टियों के लिए बाबा साहब का नाम वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होता है। जब असल में बाबा साहब के सम्मान की बात आती है तो यह राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिए गए उस बयान पर। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो खुद एक आदिवासी समुदाय से आती है और बाबा साहब को अपना आदर्श मानती है और उन्हें अपना एक प्रेरणा बताती है, वह चल रहे ग्वालियर हाई कोर्ट के मुद्दे पर क्यों नहीं आवाज उठाती है? वह इस मुद्दे पर क्यों खामोश है? बाबा साहब ने दलित, आदिवासी, पिछड़े और शोषितों के लिए जो रास्ता दिखाया है, उसका सम्मान करना क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दायित्व नहीं है? ग्वालियर हाई कोर्ट में जब संविधान निर्माता और जगत पिता बाबा साहब का अपमान हो रहा है तो राष्ट्रपति भवन से कोई बयान या एक्शन क्यों नहीं लिया गया? द्रौपदी मुर्मू ने कई मौकों पर बाबा साहब के संघर्ष को याद किया है, लेकिन ग्वालियर विवाद में उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या यह केवल इसलिए है कि यह मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, या फिर इसलिए कि यह राजनीतिक मुद्दे पर बोलने से कुछ राजनीतिक दलों के नाराज होने का डर है? दोस्तों, यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बाबा साहब का सम्मान दिखावे के लिए सिर्फ भाषणों तक सीमित है या फिर बहुजनों की वोट बैंक के लिए दिखावा करते हैं? दोस्तों, राष्ट्रपति को सारा कार्यभार संभालना पड़ता है। क्या ग्वालियर विवाद में बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का न बोलना ही सही है? इस विवाद में उनका न बोलना ही सही है, क्योंकि देश की राजनीतिक पार्टियों में नाराजगी हो सकती है और देश का लोकतंत्र खराब हो सकता है। लेकिन यहां बात आती है उन राजनीतिक पार्टियों की जो डॉक्टर बाबा साहेब का नाम उनके जुबान पर तब आता है जब चुनाव का समय नजदीक आता है। क्या दलित समाज सिर्फ वोटों के लिए है जो राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के नाम का सिर्फ दिखावा करती हैं? आप बात जब वास्तविक मुद्दों पर आती है तो यह राजनीतिक पार्टियां क्यों चुप हो जाती हैं? क्या बाबा साहब का नाम सिर्फ राजनीति तक सीमित है? इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो के लिए अंत तक समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।